हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और इसमें जो आज हमारा होने वाला है वो है अध्याय 10 और चैप्टर का नाम रहेगा वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ। सिंपल सी बात है, आज हम वायुमंडल में किस प्रकार के आपका परिसंचरण होता है, कैसा मौसम होता है, वायु दाब क्या होता है, इस सारे चैप्टर में आप इन सब चीज़ों को कवर अप करोगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 10। 9 चैप्टर हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ नामक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, हमारी पृथ्वी पर धरातल पर हम देखते हैं कि जो तापमान है उसका असामान्य वितरण देखने को मिलता है। वायु गर्म होती है, जब भी कोई वायु गर्म होगी ना तो गर्म होकर वो हमेशा फैलती है और ऊपर की ओर उठती है। और ठंडी वायु क्या होगी, हमेशा सिकुड़ती है और सिकुड़ कर वो चिपक कर रह जाती है, एक ही जगह पर मीन्स रुक जाती है। तो इससे आपका क्या होता है, वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आ जाती है। किसी एरिया की तो वायु गर्म होकर ऊपर चली गई, यानी वो एरिया वायु से खाली हो गया, और किसी एरिया की ठंडी वायु है तो वो सिकुड़ कर वहीं पर रह गई। समझ रहे हो, तो इस तरीके से तो इसके कारण ही वायु क्या होती है, अधिक दाब वाले यानी हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की ओर वायु बहना शुरू कर देती है। और ये क्षैतिज गतिमान वायु ही क्या कहलाती है, आपकी पवन कहलाती है। और जो ये आपका वायुमंडलीय दाब है ये निर्धारित करेगा कि कब वायु ऊपर उठेगी, कब नीचे बैठेगी। वायु गर्म है तो वो ऊपर उठेगी और ठंडी वायु है तो वो नीचे बैठ जाती है। पवनें पृथ्वी पर तापमान और आर्द्रता दोनों का ही पुण्य वितरण करती हैं। ठीक है, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान आपका स्थिर बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि मैक्सिमम हो जाएगा अर्थ का टेम्परेचर, बढ़ता चला जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि लोएस्ट ही होता चला जाए। ठीक है, जो पवनें होती हैं वो गर्म एरिया से गर्म हवाओं को ले जाती है और ठंडे एरिया से ठंडी हवाओं को ले जाती है। इस तरीके से पूरी पृथ्वी पर पवन और आर्द्रता का वितरण करती हैं हवाएं। जैसे ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु, इसका तापमान कम होता चला जाता है, और जैसे ही ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का टेम्परेचर कम होगा वो बादल बनाएगी और वर्षा करती है। इस अध्याय में हम वायुमंडलीय दाब के जो भिन्नता के कारण है उनको पढ़ेंगे। वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी जितने भी बल है, जैसे कोरियलिस बल, फैरल का नियम, उनको पढ़ेंगे। वायु विक्षोभ को पढ़ेंगे। वायु राशियों का बनना कि एयर मासेस क्या होते हैं, वायु राशि किस प्रकार बनती हैं, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ, मौसम किस प्रकार प्रभावित होता है, और आपका जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनके विवरण को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आता है गाइस वायुमंडलीय दाब। हमारा शरीर भी वायुमंडलीय दाब से प्रभावित होता है। जैसे आप अगर हम बात करें, ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है। ठीक है, वायु विरल होती जाती हैं और सांस लेने में हमें कठिनाई होती है। तो ये पूछा जाता है ना एग्ज़ाम में कि कई बार ऊंचाई पर जाने पर या पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते समय सांस लेने में कठिनाई होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर वायु बहुत ही विरल होती चली जाती है और जिससे हमें सांस लेने में भी कठिनाई होती है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो आपका समुद्र तल है उससे वायुमंडल की लास्ट सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वायु दाब को मापने की इकाई क्या है? मिलीबार। ये एग्जाम में पूछी जाती है। MB किस में मापा जाता है? MB भी लिखते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, MB। और समुद्र तल पर अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये एग्जाम में आता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना है? तो 1013.25, यहाँ 5 लिखा हुआ नहीं है, 2 के बाद 5 आएगा, 25 मिलीबार होता है। ठीक है, समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 1013.25 मिलीबार होता है। इसे आप याद रखोगे। ये आपका PGT और TGT में भी पूछा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि TGT में नहीं आ सकता, क्योंकि आप जानते हो DSSS TGT बहुत मुश्किल क्वेश्चन पुट कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट क्या होता है? वायु सघन हो जाती है और इससे वायुमंडलीय दाब भी अधिक हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है, वायु को अपनी तरफ खींच के रखती है। और वायु दाब को मापने के लिए कौन सा मीटर यूज होता है? पारद वायुदाब मीटर यूज होता है, जिसे मरकरी बैरोमीटर कहते हैं। और एक यूज होता है निर्द्रव निर्द्रव बैरोमीटर। ठीक है, ये दोनों ही बैरोमीटर यूज होते हैं, मरकरी और निर्द्रव, पारद और निर्द्रव। अब इन उपकरणों के विषय में जानने के लिए भूगोल में ये आपको बुक दे दी, छोड़ो इनको।
वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। जैसे आपका वायुदाब है ऊंचाई के साथ घटता है, और ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि घटता ही चला जाता है, तो भिन्न भिन्न एरिया में जो वायुदाब होता है आपका अलग अलग होता है। और यह भिन्नता है किस वजह से है? वायु में गति की वजह से है। भाई जिस एरिया से आपकी वायु उठकर चली गई तो ये एरिया खाली हो गया, यानी यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, जिसे कहते हैं आपका जो वायुदाब होगा वो कम हो गया। ठीक है, और जिस एरिया की ओर ये सारी हवा जाकर इकट्ठी हुई वहाँ पर आपका हाई प्रेशर हो गया, यानी वहाँ पर उच्च वायुदाब हो गया। तो ऐसे ही होता है लो प्रेशर हाई प्रेशर। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता यानी वर्टिकल जो होती है, वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है, और यह हार्श दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता, अलग अलग दर से घटता है। आप इस टेबल को देखकर समझ जाओगे, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है कि भाई वायुमंडल में औसत वायुदाब और टेम्परेचर को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आपका वायुदाब दिखाया गया है मिलीबार में, और उसके अलावा टेम्परेचर भी हमें शो किया गया है समुद्री तल का। तो समुद्र तल से अगर हम बात करें 1 किलोमीटर पर, वैसे तो समुद्री तल पर जहाँ से हमारी हाइट मापी जाती है, सी लेवल से ही मापी जाती है ना, तो समुद्री तल से जो वायुदाब है वो 1013.25 मीटर है, और टेम्परेचर नॉर्मल की तरह 15.22 डिग्री सेल्सियस। वही अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो वो केवल आपका 898.76 हो जाता है, और टेम्परेचर 8.7। ठीक है, वायुदाब भी घट गया और टेम्परेचर भी घट गया। अब 5 किलोमीटर की बात करें तो वहाँ पर आपका 540.48 मिलीबार रह जाता है वायुदाब, और टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है 17.3। और 10 किलोमीटर की बात करें तो केवल 265 मिलीबार हो जाता है, और टेम्परेचर और भी माइनस में चला जाता है, -49.7। तो इस प्रकार जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता है क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। आपने देखा कितनी अलग अलग देखने को मिलती हैं। अगर इसके विपरीत दिशा में हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित भी हो जाती है। ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को बैलेंस भी करके रखता है। तो ऊर्ध्वाधर आपने देख लिया किस तरीके से गहराई में आपका टेम्परेचर वायुदाब घटता चला जाता है। दूसरी बात हम बात करें वायुदाब के क्षैतिज वितरण की यानी हॉरिजॉन्टल की, तो इसमें क्या होगा, पवन की दिशा और उसकी गति ये काफ़ी प्रभावित करती है वायुदाब को। वायुदाब में थोड़ा अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची हुई समदाब रेखाओं के द्वारा किया जाता है। यानी वायुदाब को अगर आप मैप पर दिखाना चाहते हो तो किसका यूज़ होगा, समदाब रेखाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स। समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती है जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर भी आपका 1000 मिलीबार वायुदाब है, यहाँ पर भी आपका 1000 मिलीबार, तो जो लाइन खींची जाएगी वो इस तरीके से खींची जाएगी। ठीक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं समदाब रेखाएं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा दिया जाता है। तो समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। मैप जो वेदर मैप होते हैं उनमें इस चीज़ को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आपकी विभिन्न वायुदाब परिस्थितियां हैं उसमें समदाब रेखाओं की आकृति खींची जाती है। क्या होता है कि जहाँ पर आपका लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर जहाँ पर आपकी निम्न वायुदाब है वहाँ पर क्या होगा, वो आपके अधिक समदाब रेखाओं द्वारा घिरा होगा, ज़्यादा आइसोबार्स लाइन उसको कवरअप करे होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो मैप में, देखो बीच में आपका क्या था, लो प्रेशर था, और बाहर क्या हाई प्रेशर है। बाहर 1018 मिलीबार है और अंदर 1014 मिलीबार है। तो आप देख रहे हो इस 1014 मिलीबार यानी निम्न एरिया को भरने के लिए चारों ओर से समदाब रेखाओं ने इस एरिया को घेर लिया है। तो इस एरिया, ये जो समदाब रेखाएं खींची गई है यही इस एरिया का क्या बता रही हैं, वायुदाब को प्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपका निम्न वायुदाब होता है यानी लो प्रेशर होता है वहीं पर आपका चारों ओर से हवाएं आती है उसको भरने के लिए, तो उस ज़्यादा हवाओं की वजह से फिर वहाँ अधिक समदाब रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो जिसके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण जनवरी और जुलाई। यहाँ पर भी 2 ही मंथ का यूज होगा, जैसे हम टेम्परेचर को दिखाने के लिए यूज़ किया था ना 9th चैप्टर में, जनवरी और जुलाई। उसी तरीके से वायुदाब को प्रेजेंट करने के लिए भी जनवरी और जुलाई महीने का ही समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण दिखाया जाता है। जैसे आप इस मैप में देख सकते हो, ये आपको समदाब रेखाएं दिखाई गई है जनवरी की। तो यहाँ पर हम जनवरी में अगर देखें तो ध्यान से
जो हमारा भारत का ही देख लो तो जनवरी में हमारे यहाँ क्या होती है, ठंड होती है। तो इसीलिए आप यहाँ आराम से देख सकते हो कि यहाँ कितना आपका उच्च हाई प्रेशर है, यानी 1030 मिलीबार है। और जैसे जैसे आप बाहर जाओगे 1020, 1015, 1005 तो कम होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ठंड पड़ती है जनवरी में और ठंड की वजह से यहाँ की हवाएं ठंडी होती है, सघन होती है और नीचे बैठ जाती हैं, इसलिए यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। तो इस तरीके से, और ये है आपका अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि सर्दियों में आपकी मकर रेखा के करीब आ जाता है। 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा के करीब आ जाता है। और ये उसकी ओर क्यों खिसकता है? वायुदाब की वजह से, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। ठीक है, 1015, और इसी तरीके से भरने के लिए हवाएं आती हैं और ये सारा सिस्टम चलता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर भी देख लीजिए आप, इसके साथ साथ ये है आपकी जुलाई की समदाब रेखाएं। और जुलाई में क्या होता है, हमारे यहाँ भरपूर गर्मी होती है और गर्मी होकर जो हवा होती है गर्म होकर फैलती है, ऊपर उठती है, एरिया खाली हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर है। और इस लो प्रेशर यानी 1000 मिलीबार 1005 तो बाहर की ओर बढ़ता जा रहा है, तो अंदर लो प्रेशर है। इसको भरने के लिए आपके हिंद महासागर की ओर से पवनें आती हैं, जिन्हें हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, जिनकी वजह से ही हमारे भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है मानसून के कारण। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को दिखाया गया भाई, आपकी जो पेटियाँ देख सकते हो आप। सबसे पहले भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट बात करें तो वहाँ पर आपका वायुदाब कम होता है, क्योंकि एक चीज़ और, जो आपका वायुदाब होता है और तापमान दोनों में उल्टा संबंध होता है। जहाँ पर आपका तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा। मैंने आपको पढ़ाया ना भी कि भाई ठंडे वाले एरिया में तापमान कम है तो वायुदाब वहाँ पर अधिक होता है, क्योंकि वायु बैठ जाती है। तो भूमध्य रेखा के निकट वायुदाब आपका कम होता है, इसीलिए वहाँ पर उसे क्या कहते हैं, उस बेल्ट को विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के पास उच्च वायुदाब क्षेत्र पाए जाते हैं और जिन्हें उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। और ध्रुवों की तरफ बात करें 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर, तो वहाँ पर भी आपके निम्न वायुदाब होते हैं। और वो किस वजह से होता है, हमारी पृथ्वी की ध्रुवीय निम्न दाब पटिया भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की ध्रुवीय गतियों के कारण ऐसा होता है। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी ठंड होती है, हवा नीचे बैठी रहती है, इसलिए वहाँ ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी विकसित हो जाती हैं। ये वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं हैं, सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियाँ भी विस्थापित हो जाती हैं। सिंपल सी बात है, क्या है, सिंपल सी बात है भाई। जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आपके शीत ऋतु में ये पट्टियाँ दक्षिण की ओर चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है। तो अंत्य उष्णकटिबंधीय, जिसे हम ITC-Z भी कहते हैं, वो भी खिसक जाता है दक्षिण की ओर। ठीक है, शीत ऋतु में जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है। वहीं हम बात करें गर्मियों में, तो गर्मियों में ये उत्तर की ओर खिसक आती हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा के पास। ठीक है, तो हमारे यहाँ सर्दी होंगी जब ये मकर रेखा खिसक जाती है, और जब वहाँ सर्दी होती है तो ये कर्क रेखा की ओर खिसक जाती है। तो इनमें खिसकाव होता रहता है, और ये खिसकाव कोई पर्टिकुलर पट्टियाँ थोड़ी ना है, ये खिसकाव आपका होता किस वजह से है, पवनों की ही तो मूवमेंट है। नेक्स्ट आता है पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले फैक्टर। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारी पवनों को प्रभावित करते हैं। पवन आपकी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और धरातल पर अगर हम बात करें तो धरातलीय विषमताओं के कारण आपका घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। और इसके साथ ही पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को ही कहते हैं कोरियालिसिस बल। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, कोरियालिसिस बल। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभाव का परिणाम आती है, यानी 3 मेन चीज़ें आती हैं पवनों में। एक आती है आपकी दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल और कोरियालिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल जो पवनों को नीचे की ओर प्रभावित करता है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है पवनों को प्रभावित करने में। सबसे पहला आता है भाई दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल की बात करें, जो दाब प्रवणता बल है ये वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल पर उत्पन्न करता है।
जो वायुमंडलीय दाब की भिन्नता है अलग अलग, कहीं हाई प्रेशर कहीं पर लो प्रेशर, तो वो एक बल पैदा करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। जहाँ समदाब रेखाएं आपकी पास पास होंगी वहाँ पर दाब प्रवणता अधिक होगी, और जहाँ पर ये दूर दूर होती है वहाँ पर दाब प्रवणता कम होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है गाइस। जहाँ पर आपकी आइसोबार्स जो लाइन होती है ना मैप में, वो पास पास होगी ना, तो जो दो समदाब रेखाओं के बीच का जो अंतर होगा ना वो अधिक होगा, जहाँ पर समदाब रेखाएं पास पास होंगी। जहाँ पर वो दूर दूर होंगी तो आपकी दाब प्रवणता कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है घर्षण बल। घर्षण बल में क्या होता है, ये पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर जो घर्षण होता है वो सर्वाधिक होता है। इसका प्रभाव प्राय धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और समुद्र की सतह पर बात करें तो घर्षण बल बिल्कुल 0 होता है। ठीक है, तो हमारे धरातल से केवल 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही घर्षण बल का ज़्यादा काम होता है, और समुद्री सतह पर तो बिल्कुल ये 0 होता है। नेक्स्ट आता है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशाओं को प्रभावित करता है। हमारी पृथ्वी पर पवनें चलती ही हैं, अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती ना तो आपकी पवनें नहीं चलती। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका विवरण प्रस्तुत किया 1844 में, और इस बल को कोरियालिस बल नाम दिया। इस प्रभाव से क्या होता है, पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ यानी दाएं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है यानी विक्षेपित हो जाती है। और जब पवनों का वेग अधिक होता है यानी उनकी स्पीड अधिक होता है तो ये विक्षेपण और भी अधिक होगा। कोरियालिस बल अक्षांश के कोण के सीधा अनुपात में बढ़ता है, और ध्रुवों पर ये सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर बिल्कुल शून्य होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोरियालिस बल कहाँ पर सबसे अधिक होता है, तो ध्रुवों पर भाई सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर बिल्कुल अनुपस्थित होता है यानी शून्य होता है। कोरियालिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता के समकोण पर, यानी जो दाब प्रवणता बल मैंने अभी आपको समझाया, समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है कोरियालिस बल। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा, पवनों की दिशा उतनी, फिर जितनी ज़्यादा पवन चलेगी अपने आप उतनी ज़्यादा विक्षेपित होंगी। तो दो बलों के एक दूसरे के समकोण पर होने के कारण ही निम्न दाब यानी लो प्रेशर एरिया से पवनें इर्द गिर्द बहने लगती हैं। ठीक है, लो प्रेशर की ओर पवनें इर्द गिर्द बहने लगती हैं। भूमध्य रेखा पर कोरियालिस जो बल होता है बिल्कुल 0 होता है, और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की वजह पूरित हो जाता है, और यही कारण है कि विषुवत के निकट आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बन पाते, क्योंकि भाई वहाँ पे भूमध्य रेखा पर है ना आपका क्या होता है, भूमध्य रेखा पर आपका जो वायुदाब होता है वो बिल्कुल कम होता है, निम्न वायुदाब एरिया होता है वो। ठीक है, वहाँ पर अधिक गहन नहीं होता, तो इसी वजह से आपके जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो भी आपके विषुवत रेखा के निकट नहीं बनते, थोड़ा सा हटके बनते हैं, दूर होके। नेक्स्ट आता है वायुदाब और पवनें। पवनों का वेग, उनकी दिशा, पवनों को अगर हम बात करें, पवनों को उत्पन्न करने वाले जो बल हैं उन्हीं का ही परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में जो पवनें हैं धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त हो जाती हैं, यानी 2 से 3 किलोमीटर के बाद पवनें घर्षण बल से पूरी तरह मुक्त हो गई। ठीक है, और दाब प्रवणता और कोरियालिस बल से नियंत्रित होती हैं। इसके बाद कौन सा बल काम करता है, एक तो दाब प्रवणता बल जो हमने अभी पढ़ा, और कोरियालिस बल, दोनों बल। जब समदाब रेखाएं बिल्कुल सीधी हो और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल से संतुलित हो जाता है, और पवनें क्या होंगी, समदाब रेखाओं के बिल्कुल समानांतर और सीधी सीधी बहती हैं, और इन्हें भू विपेक्षी पवनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जियोस्टेरियोपिक पवनों के नाम से इन्हें जाना जाता है, जैसे कि आप चित्र में यहाँ पर देख रहे हो। कोरियालिस बल, यहाँ पर जो सी है वो कोरियालिस बल है, वी भू विक्षेपी पवन है, और पीएच क्षैतिज दाब प्रवणता है। तो इस तरीके से आपको ये समझा रखा है, वैसे ज़्यादा डिटेल में घुसने की कोई नीड नहीं है हमें। नेक्स्ट आता है निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का जो परिक्रमण होता है, यानी लो प्रेशर एरिया के चारों ओर जो पवनें घूमती रहती है उसे कहते हैं चक्रवाती परिसंचरण। उसे एक सिंपल बात में अगर हम बात करें तो उसे साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्न दाब लो प्रेशर एरिया के चारों ओर जो पवनें घूमती हैं, तो उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। अगर
उच्च वायु दाब यानी आपका किसी एरिया में हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है और उसके चारों ओर पवनें घूम रही है, ये सिचुएशन जब होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रति चक्रवाती यानी एंटी साइक्लोन कहते हैं। हाँ ठीक है, तो जब आपके हाई प्रेशर एरिया के चारों ओर पवनें घूमेंगी तो आपका एंटी साइक्लोन बनेगा, और जब आपके लो प्रेशर के चारों ओर पवनें घूमेंगी तो आपका भाई साइक्लोन बनेगा। समझ गए? तो ये सारा का सारा पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है, उत्तरी गोलार्ध में अलग होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अलग होती हैं। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न और उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले परिसंचरण से ही संबंधित ही होता है। तो निम्न वायु दाब पर आपकी वायु अभिसरित होगी, ऊपर उठेगी। सिंपल सी बात है। निम्न दाब क्षेत्र में क्यों? क्योंकि वहाँ की निम्न वायु दाब है तो वहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक है तो वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। ठीक है, गर्म होकर फैलती है, ऊपर उठती हैं और उस एरिया को खाली कर देती हैं। ठीक है, और अगर हाथ और प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप क्या होता है? चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात के अंदर जो एरिया होगा वो लो प्रेशर वाला होगा, प्रति चक्रवात में आपका हाई प्रेशर वाला एरिया होगा। चक्रवात की यानी साइक्लोन की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होंगी वो घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत चलेंगी। ठीक है, घड़ी की सुई के विपरीत चलेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होंगी वो आपकी घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप चलेंगी। सिंपल सी बात है। उत्तरी गोलार्ध में तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, साइक्लोन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन की स्थिति में, और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी क्लॉकवाइज चलेंगी। अब एंटी साइक्लोन में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। सेंटर में तो आपका हाई प्रेशर होगा और उत्तरी गोलार्ध में तो क्लॉकवाइज चलेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं। आगे इसमें आता है पवनों का अभिसरण और अपसरण को दिखाया गया है कि किस तरीके से पवनें ऊपर उठती हैं और कैसे क्या आगे बढ़ती हैं, और इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है भाई वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। भूमंडलीय पवनों का जो प्रारूप होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता या अलग अलग अक्षांश में किस प्रकार की भिन्नता है। वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, आपने वायुदाब पट्टियां देखी भी होगी। विषुवतीय आपकी लो प्रेशर बेल्ट, फिर आपकी 23.5 से 35 डिग्री के बीच आती है हाई प्रेशर बेल्ट, फिर उप ध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट, फिर आपकी ध्रुवीय हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये सारी पट्टियाँ, फिर इन पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, फिर महासागर और महाद्वीपों का वितरण, पृथ्वी का घूर्णन, ये सारी की सारी चीज़ें भूमंडलीय पवनों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, कि पवनें किस प्रकार की रहेंगी। तो वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागर के जल को भी गतिमान करता है। सिंपल सी बात है, हमारी पृथ्वी घूमती है, हवाएं पैदा होती हैं, तभी वो महासागरों में भी आपकी वो हवाएं मूवमेंट करती है, जिससे आपकी धाराएं भी चलती हैं। तो पृथ्वी की जलवायु भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो इन सब का आगे देखते हैं। उच्च सूर्यताप यानी अधिक सूर्यताप की बात करें और निम्न वायुदाब होने से जो आपका ITCZ है उस पर भी वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं। ITCZ, इसके बारे में मैं अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ आपको। उष्ण कटिबंधों से आने वाली जो पवनी है, गर्म उससे आने वाली जो पवनी है, वो इस लो प्रेशर में अभिसरण करती हैं। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के ऊपर उठती है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बात करें तो 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती हैं और ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हवाएं इकट्ठी हो जाती हैं। क्योंकि आपकी भूमध्य रेखा से सारी हवा चलेगी और सारी हवा 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में इकट्ठी हो गई, और वहाँ पर जाकर क्या करती है, हवा नीचे की ओर आती है, जिससे आपका वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। यहाँ पर एक कारण है इसके नीचे उतरने का, क्योंकि यहाँ पर हवा नीचे जो आती है, अवतलन होता है, वो नीचे उतरकर ठंडी हो जाती हैं, और धरातल के निकट भी क्या होता है, वायु का अपसरण होता है, और यह विषुवत वर्त की पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। ठीक है, अगर भूमध्य रेखा की बात करें, दोनों ओर से प्रभावित होने वाली जो पूर्वी पवनें हैं अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर आपस में मिलती हैं और पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसकी विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को सेल कहते हैं, और इसे हैडले सेल भी कहते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, इस
एरिया को आपका हैडले सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हैडले सेल। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रभावित होती हुई ठंडी पवनों का अवतलन होता है, जिससे आपका हाई प्रेशर बन जाती है। गाइस, आप इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखने की, डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, थोड़ा आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये है आपकी 0 डिग्री, और 0 डिग्री आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे ITCZ कहते हैं। और इसी एरिया पर आकर आपकी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और इधर से नीचे से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में आकर मिलती हैं, और यही है आपका ITCZ। ठीक है, यह है आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जहाँ से पवनें चलना शुरू होती हैं, किसकी ओर? उष्ण कटिबंधीय एरिया की ओर। और यहाँ पर भी साउथ में आपका सेम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर आपका अधो ध्रुवीय या उप ध्रुवीय भी इन्हें कहते हैं, सब पोलर भी इन्हें कहते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये है आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। अब आप देखो, ये जो आपका 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 23 डिग्री, ये 30 डिग्री नॉर्थ के बीच का है, इसे कहते हैं हैडले सेल। क्या कहते हैं इसे? हैडले कोस्ट। हैडले कोस्ट भी कह देते हैं, हैडले सेल भी कह देते हैं। उसके बाद जो आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच वाला, इसे कहते हैं फेरल कोस्ट। ठीक है, और अधोध्रुवीय या उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से ध्रुवीय वाला जो एरिया है, इसे कहते हैं ध्रुवीय कोस्ट। ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों आते हैं। तो इस तरीके से वायुमंडल का संचरण होता रहता है, और आपकी ये जो पेटियां हैं ये विकसित होती रहती हैं। नेक्स्ट आता है मौसमी पवनें। पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में भी बदलाव आता रहता है। जैसे मैंने सिंपल बताया भाई, आपकी गर्म हवा चल रही है तो मौसम गर्म हो जाएगा, ठंडी चल रही है तो ठंडा हो जाता मौसम। तो यह बदलाव अत्यधिक तापन, पवन और वायु दाब की वजह से भी होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो पट्टियों का विस्थापन है, उनके कारण भी ये चीज़ें होती रहती है। ऐसा विस्थापन सबसे अधिक स्पष्ट की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में देखा जाता है। वहाँ पर मानसून पवनों के बदलाव के रूप में इन्हें देखा जाता है, जैसे मानसून पवनें वहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट आता है भाई हमारा स्थानीय पवनें। स्थानीय यानी किसी एरिया की, तो इसमें सबसे पहले आती है स्थल समीर और समुद्र समीर। स्थल समीर, समुद्र समीर, वही यहाँ पर जो पवनें होती है ना, वो समुद्र से स्थल की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, समुद्र से बढ़ेंगी क्योंकि क्या होगा, आपके है ना जो समुद्र होते हैं वो आपकी समुद्र की अपेक्षा जो स्थलीय भाग होता है वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है और जल्दी गर्म भी हो जाता है। दिन में गर्म, रात को ठंडा, और इसी वजह से समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होने की वजह से वहाँ पर दाब प्रवणता हो जाती है, और इससे स्थल से समुद्र की ओर जो पवनें चलती है उन्हें स्थल समीर कहेंगे, और समुद्र से स्थल की ओर जो चलती है उन्हें समुद्र समीर के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किस तरीके से समुद्र से पवनें चल रही हैं स्थल एरिया की ओर, तो ये हुई आपकी समुद्र समीर। मीन्स जिस एरिया से पवन चलना शुरू होगी ना, तो उसी के उस पर नाम रहेगा। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये है आपका स्थल समीर। स्थल समीर में यानी स्थलीय भाग से जब आपकी पवनें चलती हैं, ठीक है, यहाँ से स्थलीय भाग से चल रही हैं, तो स्थलीय भाग से जब समुद्र की ओर चलेंगी तो उसे क्या कहेंगे? स्थल समीर। तो चल किस भाग से रही है? स्थल की ओर से चल रही है, इसलिए उसे स्थल समीर के नाम से जाना। पर्वत और घाटी पवनें, इसमें क्या होता है, दिन के समय पर्वतीय प्रदेशों में आपके जो ढलान वाले एरिया हैं वो गर्म हो जाते हैं, और वायु ढाल के साथ साथ फिर क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वायु भी गर्म हो गई, और इससे वायु फिर घाटी से भी बहती हैं। ठीक है, तो इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहेगी, और उन पवनों को कहेंगे घाटी समीर। रात्रि के समय जो पर्वतीय ढलान है फिर वो ठंडे हो जाएंगे, और उनकी सघन वायु फिर घाटी में नीचे की ओर उतरे होंगी, तो उसे कहेंगे पर्वतीय समीर। यानी मान लो ये आपका पर्वत है, एक ये पर्वत है, तो क्या होगा भाई, दिन के समय पर्वतीय ढलान आपके ये गर्म हो गई, तो क्या होगा, आपकी जो घाटी से हवा आएगी इनको भरने के लिए ऊपर की ओर, तो उसे तो कहेंगे घाटी समीर, क्योंकि घाटी की ओर से चली है। रात के समय क्या होगा, ये पर्वतीय ढलान आपके ठंडे हो जाएंगे, तो फिर घाटी को भरने के लिए ढलान से नीचे की ओर हवा आती है, तो उसे कहेंगे पर्वतीय समीर। इस तरीके से आपकी ये समुद्र समीर, आपकी पर्वत समीर, ये सारी की सारी जो हवाएं हैं वो चलती रहती हैं, और पवन विमुख ढाल से बाद में ये उतर जाती हैं,
और इसमें एडियाबेटिक एक प्रोसेस भी आता है जो आगे आएगा। ये सूक्ष्म हवाएं कम समय में ही बर्फ़ को पिघला देती है, तो इसकी कुछ दरें भी होती हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को पूरा नहीं कर पाएंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी कुछ रहता है। अभी इसमें आपकी वायु राशियाँ क्या होती हैं, वाताग्र क्या होते हैं, उसके अलावा आपकी टोर्नेडो, तड़ित झंझा और आगे और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो गाइस ये चैप्टर अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका सेकंड जो पार्ट बनेगा उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िए। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।